छियासी एक और विचार। टिन के रंग का कटार जमीन पर धड़ाम से गिरा। कुछ बार उछलने के बाद आखिरकार रुक गया। ल्यूमियन ने राहत की सांस ली और मन ही मन बुदबुदाया, आधे सक्रिय काले कांटे के प्रतीक की सुरक्षा के बिना ये चीज एक टिक टिक करता टाइम बम है। सौभाग्य से वह पहले से ही उस खतरनाक कटार के प्रतिकूल प्रभावों से बचने का तरीका जानता था। ल्यूमियन धूसर सफेद अवशेषों के पास पहुंचा और उस भयानक लोहार द्वारा छोड़े गए काले वस्त्र को उठा लिया। उसने कपड़े की कई पट्टियां फाड़ी और उन्हें अपने दाहिने हाथ के चारों ओर कसकर लपेट लिया, मानो वह पूरी तरह से पट्टी लगा रहा हो। फिर ल्यूमियन ने भाग्य के परिदाता डक को पकड़ लिया। पूरे समय तक टिन के रंग का कटार अनुत्तरित रहा। किसी भी क्षण अपने हाथ में मौजूद वस्तु को फेंकने के लिए तैयार, ल्यूमियन ने आराम किया और फुसफुसाते हुए कहा, मुझे इसे सुरक्षित रूप से ले जाने के लिए एक म्यान ढूंढना होगा। क्या मुझे आपात स्थिति में ब्लेड निकालने की जरूरत पड़ने पर खुद को बचाने के लिए समय निकालने के लिए अपने बाएं या दाएं हाथ पर स्थायी रूप से पट्टी बांधनी होगी। ये चीज खतरनाक तो है, लेकिन साथ ही बेहद शक्तिशाली भी। अपनी कम उम्र के अलावा ये और द्वारा बताए गए सभी बियॉन्डर हथियारों से कहीं बेहतर है। कई लेवल 3 सील्ड आर्टिफैक्ट्स भी इसके सामने फीके पड़ सकते हैं। मन ही मन कुछ बुदबुदाते हुए ल्यूमियन ने भाग्य के परिदाता डक को काले कपड़े की कई परतों में लपेट दिया। 3 परतों में सुरक्षित रूप से लपेटने के बाद उसने राहत की भावना के साथ उस भयानक कटार को अपनी बाईं बेल्ट में सरका दिया। ऐसा करने के बाद ल्यूमियन ने अपनी कनपटी रगड़ी और शारीरिक और मानसिक थकावट के बावजूद उस कमरे में प्रवेश किया जहां से लोहार राक्षस निकला था। उसने कमरे की सावधानीपूर्वक तलाशी ली। धधकती भट्टी के अलावा उसे और कुछ नहीं मिला। ल्यूमियन ने सावधानीपूर्वक और सतर्कता से अपनी जांच पूरी की और अपने कदमों के निशान पर वापस लौट आया। भाग्य की बाधाओं से मुक्त होकर वह सफलतापूर्वक खंडहरों से बाहर निकला, सुनसान बंजर भूमि को पार किया और अपनी अर्धभूमिगत 2 मंजिला इमारत में प्रवेश कर गया। नींद आने की जल्दी न होने के कारण ल्यूमियन कमरे से बाहर निकला, फिर एप्रोप्रिएटर डक को रखा और थोड़ी देर आराम किया। जब उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा वापस आ गई और उसकी जरूरतें पूरी हो गईं, तो उसने अपने शयन कक्ष में पागलपन और विकृति के बीच बदलते हुए विचित्र नृत्य किया। उसका उद्देश्य आसपास के विचित्र जीवों को आकर्षित करना और उनमें से किसी एक को अपने ऊपर हावी होने देना था ताकि इसके नकारात्मक प्रभावों का परीक्षण किया जा सके। ज्वलंत राक्षस, 3 मुख वाले राक्षस और भाग्य को हथियाने वाले डक के मन में काले कांटे के प्रतीक के प्रति भय और श्रद्धा को महसूस करने के बाद वह अब कुछ शक्तियों को अपने ऊपर हावी होने देने से उतना भयभीत नहीं था। उसका भ्रष्टाचार कहीं अधिक शक्तिशाली था। इसके अलावा वह काफी थका हुआ था और जल्द ही सो जाएगा। जब सोने का समय आएगा, भले ही उसके भीतर मौजूद वह अजीब प्राणी जाने से कतराए या गंभीर नकारात्मक प्रभाव डाले, वह वास्तविक दुनिया में एक दिन आराम करने के बाद ठीक हो जाएगा। क्या और इसे ही धोखा देना और खामियों का फायदा उठाना कहती है। ल्यूमियन नाचते हुए सोचने लगा। जैसे जैसे नृत्य तीव्र होता गया, उनकी आध्यात्मिकता का विस्तार होता गया, जो प्रकृति की एक ऐसी शक्ति के साथ विलीन हो गई जो सभी दिशाओं में फैलती थी। धीरे धीरे ल्यूमियन, जो अपने परिवेश के साथ पूरी तरह से घुल मिल गया था, ने महसूस किया कि कोई उस क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। उसने अपना पैर उठाया, एक कदम आगे बढ़ाया और घूम गया। अपनी आध्यात्मिक दृष्टि को सक्रिय किए बिना ही उसने देखा कि शयन कक्ष की कांच की खिड़की पर 3 पारदर्शी आकृतियां प्रकट हुईं। वे वही जाने पहचाने बिना चमड़ी वाले राक्षस, बंदूकधारी राक्षस और मुख छिद्र वाले राक्षस थे। लगता है मेरी आध्यात्मिक समझ उतनी मजबूत नहीं है, या मेरा स्तर बहुत कम है। मैं उन्हें सिर्फ बुला सकता हूँ। ल्यूमियन को कोई आपत्ति नहीं थी। उसने और द्वारा दी गई रस्मों में इस्तेमाल होने वाली चांदी की कटार निकाली और अपने बाएं हाथ के पिछले हिस्से पर एक घाव बना लिया। खून की एक बूंद तेजी से निकली लेकिन फैली नहीं। वहीं पर वह जम गया और उसका रूप राक्षसी हो गया। खिड़की के बाहर मौजूद तीनों प्रेत जैसी आकृतियां अचानक हिल उठी। ल्यूमियन ने कुशलतापूर्वक अनुष्ठानिक चांदी के खंजर का उपयोग करते हुए खून की जमी हुई बूंद को उठाया। अपने नृत्य के अंतिम शानदार प्रदर्शन के साथ उसने ब्लेड को मुख छिद्र वाले राक्षस की ओर तान दिया। वह उस सत्ता को अपने साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित कर रहा था। शरीर के ऊपरी हिस्से पर 3 काले निशान लिए हुए उस राक्षस ने मानो ल्यूमियन की पुकार का जवाब देते हुए अपना भावर के आकार का मुंह खोला, लेकिन आगे कोई कार्रवाई करने में वह हिचकिचाया। हाँ, बिल्कुल सही।
खिड़की अभी भी बंद है और स्वप्न के खंडहरों में रहने वाले राक्षस मेरे घर में घुसने की हिम्मत नहीं करते। लुमियन ने स्थिति को तुरंत भांप लिया। अपने नृत्य की लय के साथ तालमेल बिठाते हुए वह उछला और खिड़की के सामने मेज पर बड़ी खूबसूरती से उतर गया। उसने अपने बाएं हाथ से कसकर बंद कांच की खिड़की को सरकाकर खोल दिया। फिर उसने रस्मों में इस्तेमाल होने वाले चांदी के खंजर को खून से सना हुआ सिरा पहले बाहर की ओर बढ़ाया। रक्त की बूंद को निगलने और अनुष्ठानिक चांदी के खंजर के माध्यम से ल्यूमियन के शरीर में प्रवेश करने के बजाय मुंह के आकार का प्राणी 7 या 8 मीटर पीछे हट गया, गरजती हवा के बीच तैरता रहा, अभी भी नृत्य से मंत्रमुग्ध था। अरे, इधर आओ! लुमियन अपने नृत्य के अंतिम चरण को पूरा करने के कगार पर था। उसने बेचैनी से आग्रह करने से खुद को रोक नहीं पाया। घर के बाहर मौजूद वे 3 धुंधली, पारदर्शी आकृतियां धीरे धीरे दूर होती चली गईं। जैसे ही लुमियन का नृत्य रुका, वे पूरी तरह से गायब हो गईं। लुमियन उस दृश्य को देखता रहा। मुख छिद्र वाले राक्षस द्वारा उसे अपने वश में करने से इनकार करने पर वह अचंभित था। उसने नृत्य और रक्तपात की प्रक्रिया की सावधानीपूर्वक समीक्षा की। उसे पूरा यकीन था कि उसने कोई गलती नहीं की है। क्या ऐसा हो सकता है कि इसका जुनून इस बात को याद रखता हो कि मैंने इसे मार डाला था, इसलिए यह मुझसे जुड़ने को तैयार नहीं है? लेकिन डांसर के साथ मिली जानकारी में इसका कोई जिक्र नहीं था। तर्कसंगत रूप से उसे मुझ पर कब्जा करने और बदला लेने के लिए और भी ज्यादा उत्सुक होना चाहिए था, लुमियन ने सोचा। 3 मुख वाले राक्षस के उसे देखकर भाग जाने की घटना को याद करते हुए उसने एक नई परिकल्पना तैयार की। मैं एक दुष्ट देवता द्वारा भ्रष्ट किया गया हूँ और एक सर्वशक्तिमान सत्ता द्वारा अभिरक्षित हूँ। क्या ये विचित्र प्राणी भयभीत हैं और मुझसे जुड़ने से कतराते हैं? यह एक अत्यंत दुर्लभ परिस्थिति थी। ये स्वाभाविक था कि डांसर का संबंधित रहस्यमय ज्ञान ऐसी असामान्यताओं को कवर नहीं कर पाता। ल्यूमियन जितना इस बारे में सोचता गया, उतना ही उसे यकीन होता गया कि यही कारण है, और वह उतना ही क्रोधित होता गया। तो आप लोग बस मुझे नाचते हुए देखते हैं, लेकिन मुझे अपना बनाना नहीं चाहते। इसे क्या कहते हैं? औरोर के शब्दों में, मुफ्तखोरी। ल्यूमियन की निराशा तब और बढ़ गई जब उसे एहसास हुआ कि कॉन्ट्रैक्टी तक पहुंचने से पहले ही डांसर की एक क्षमता बेकार हो गई थी। वह अब विचित्र जीवों को आकर्षित नहीं कर सकता था और न ही उनके गुणों या शक्तियों का लाभ उठा सकता था। उसने खुद को दिलासा देते हुए उम्मीद जताई कि शायद स्वप्नलोक के प्राणी ही इस तरह का व्यवहार करते हों। आखिरकार, वे काले कांटे के प्रतीक के स्वामी से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। मुझे आश्चर्य होता है कि मैं असलियत में किसे आकर्षित कर सकता हूँ। क्या वे मुझसे जुड़ने की हिम्मत करेंगे? लुमियन सोचते हुए अपने बिस्तर की ओर बढ़ा और लेट गया। जैसे ही उसने अपने बगल में कैबिनेट पर काले कपड़ों की कई परतों में लिपटे हुए भाग्य के परिदाता डग पर एक नजर डाली, उसका मूड ठीक हो गया। बियॉन्ड का ये शक्तिशाली हथियार उसे स्वप्नलोक के खंडहरों में गहराई तक जाने और उनके रहस्यों को उजागर करने में मदद करेगा। इसकी एकमात्र कमी ये थी कि इसे वास्तविक दुनिया में नहीं लाया जा सकता था। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या वह रहस्यमयी महिला इसे बाहर लाने में मदद कर सकती है, ठीक वैसे ही जैसे उसने स्वप्न खंडहरों में औषधि और अनुष्ठान की सामग्री लाई थी। लेकिन अगली बार जब मैं स्वप्न खंडहरों का अन्वेषण करूंगा, तो मुझे भाग्य के नियंत्रक डग को वापस लाने के लिए उसे परेशान करना पड़ेगा। वह निश्चित रूप से लगातार मदद करने को तैयार नहीं है। वह स्पष्ट रूप से झंझटों से बचना चाहती है और काम से जी चुराना पसंद करती है। इन्हीं विचारों के साथ लुमियन गहरी नींद में सो गया। अल्पविराम। जब लुमियन जागा, तो आकाश एक असामान्य रूप से गहरे काले रंग का था। दूर क्षितिज पर सूर्यास्त की सुलगती हुई लालिमा का एक धब्बा ही दिखाई दे रहा था, जिसने उसे एक निराशाजनक उदासी से भर दिया, मानो पूरी दुनिया ने उसे त्याग दिया हो। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए लुमियन कमरे से बाहर निकला और पहली मंजिल पर उतर गया। और खाना बनाने में व्यस्त थी। क्या तुम्हारी आंखें ठीक हैं? लुमियन मदद करने के लिए पास गया। लगभग। और ने अपने सुनहरे बालों की एक लट को कान के पीछे किया और उसे हैरानी से देखते हुए अपनी आंखें चौड़ी कर ली। ल्यूमियन ने उनकी हल्की नीली गहराई में झांका, लेकिन खून के एक हल्के निशान के अलावा उसे कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। और मेमने के चौप्स तलती रही और उसने लापरवाही से पूछा, इस बार स्वप्न खंडहरों में कुछ दिलचस्प मिला? लुमियन अपने अनुभवों को बयां करते हुए आखिरी व्यंजन के लिए सामग्री काटने लगा। वह तलवार वाकई बहुत शक्तिशाली है।
अपने भाई को सुरक्षित देखकर औरोर ने अपनी चिंता को हंसी में दबा लिया। अगर मैं होती तो मैं ऐसे कभी भी भाग्य का परिधारक डक नहीं कहती। बहुत सीधा सादा, आकर्षणहीन। लुमियन ने उत्सुकता से पूछा, तो फिर आप इसका नाम क्या रखेंगे? औरोर मुस्कुराए और बोली, गिरा हुआ मरकरी। ये तो गिरता हुआ बुध ग्रह है। ल्यूमियन ने तुरंत सिर हिलाया। उसे वही नाम इस्तेमाल करना पड़ा जो उसकी बहन ने दिया था। औरोर जोर से हंस पड़ी। दरअसल ये सबसे अच्छा नाम नहीं है, लेकिन कम समय में मेरे दिमाग में यही एक नाम आया। हम राक्षसों का व्यवहार हमारे सिद्धांत की पुष्टि करता है। तुम्हारी छाती पर बना काला कांटे का चिन्ह, या यूं कहें कि तुम्हारे शरीर में व्याप्त विकृति, इतनी सरल नहीं है। ये किसी शक्तिशाली चीज को कुछ हद तक दबा सकती है और उस छिपे हुए अस्तित्व से गहराई से जुड़ी हुई है। शायद इस चक्र की कुंजी आपके पास ही है। हाँ, लुमियन ने सिर हिलाया। देखते हैं सपने के खंडहरों में क्या रहस्य छिपे हैं। फिर हम 12वीं रात का धैर्यपूर्वक इंतजार करेंगे। अब तक उन्होंने लगभग सभी असामान्यताओं की जांच कर ली थी। केवल वही कब्र बची थी जहां उल्लू मिला था। ये बेहद खतरनाक था। औरोर को विश्वास नहीं था कि वह, लुमियन और तीनों विदेशी इसका सामना कर पाएंगे। उसकी एकमात्र उम्मीद मैडम पुआलिस से मदद मांगना थी, लेकिन स्पष्ट रूप से उनका इरादा हस्तक्षेप करने का नहीं था। वे केवल उचित अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी। ल्यूमियन को ज्यादा उम्मीद नहीं थी क्योंकि उसने बताया कि उसके नृत्य से आकर्षित होने वाले विचित्र जीव उसके शरीर पर बने 2 प्रतीकों के कारण बाधित हो रहे थे, जिससे उसे सफलता नहीं मिल पा रही थी। ग्रैंड सोअर, क्या आपके पास इस प्रतिबंध को दरकिनार करने का कोई उपाय है? औरोर ने मेमने के चॉप्स उठाए और एक पल के लिए सोचने लगी। चूंकि किसी भगवान को अपने अंदर प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करना असंभव है, तो क्यों न उसे आदेश देने की कोशिश की जाए। आदेश? लुमियन की आंखें चमक उठीं। औरोर ने हल्के से सिर हिलाया। चूंकि वे विचित्र प्राणी तुम्हारे शरीर में व्याप्त भ्रष्टाचार और उस महान सत्ता की मुहर से भयभीत हैं, इसलिए उनके भय का उपयोग एक लोमड़ी की तरह करो जो बाघ का अधिकार ग्रहण कर लेती है। उन्हें आदेश दो कि वे तुमसे जुड़ जाएं। हाँ, जब तुम ऐसा करो तो प्राचीन हेरमेस का सहारा लो। यह एक अच्छा विचार है। लुमियन समझ गया कि उसकी बहन का एक लोमड़ी द्वारा बाघ का अधिकार ग्रहण करने से क्या मतलब था। 87 कैथारसिस। और मेमने के चॉप्स की प्लेट लेकर मेज पर आए और बोली, मुझे यकीन नहीं है कि इन परिस्थितियों में इन्हें ऑर्डर करना कारगर होगा। आखिर मैं कोई नर्तकी नहीं हूँ, और न ही मुझे रहस्यवाद का कोई प्रासंगिक ज्ञान है। फिर भी कोशिश करने में आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। ये सच है। लुमियन ने चूल्हे पर काम संभालते हुए मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा सा खून बहने से बस एक और घाव हो जाएगा। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। आपको क्या लगता है पहाड़ की चोटी पर बैठा 3 सिर वाला दानव कौन है? उसका मेरे शरीर में छिपी हुई सत्ता और भ्रष्टाचार से क्या संबंध है? औरोर ने प्लेटें नीचे रखी और मुड़ गई। क्या आपको नहीं लगता कि आप मुझे जरूरत से ज्यादा आंक रहे हैं? मैंने कभी ऐसी अजीबोगरीब चीजें न तो देखी हैं और न ही सुनी हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। लुमियन की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना उसने सोच समझकर कहा, हालांकि मेरे गृहनगर के मिथकों और लोककथाओं में कई समान अवधारणाएं हैं। उनके 3 सिर और 6 हाथ होते हैं, चाहे वे देवता हो या राक्षस। उन्होंने आगे कहा, और हमारे अनुमानों के अनुसार स्वप्न में दिखने वाले खंडहर आपके शरीर में व्याप्त विकृति से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। इस बात की प्रबल संभावना है कि दैत्य की छवि आपके छिपे हुए अस्तित्व के कुछ पहलुओं को प्रतिबिंबित करती है। आपने कहा कि उस व्यक्ति का सम्मानजनक नाम या विवरण सामान्य नामों से भिन्न है। प्रत्येक खंड में 3 पहलू और 3 रूप होते हैं जो एक निश्चित अधिकार का प्रतीक हैं। इसलिए 3 सिरों से मेल खाना बहुत स्वाभाविक है, ठीक वैसे ही जैसे 3 मुख वाले राक्षस के चेहरे मानवता के 3 चरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जहां तक इसके 6 हाथ होने और खून जैसे लाल रंग के पहाड़ की चोटी पर बैठने की बात है, तो इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। मैं अनुमान नहीं लगा सकता। हम फिलहाल दीवारों के घेरे पर ध्यान केंद्रित करें। मुझे लगता है कि हमें कई उपयोगी सुराग मिल सकते हैं। ठीक है। लुमियन ने अपनी बहन के निर्देशों का पालन किया और कटे हुए आलू को बर्तन में डालकर तेल में भूनना शुरू कर दिया। औरोर ने स्वप्न खंडहरों के विषय को समाप्त करते हुए ल्यूमियन से कहा, जब तुम दोपहर में सोने गए थे,
तो मैंने इस बारे में गंभीरता से सोचा और तीनों विदेशियों को हमारे साथ रहने के लिए आमंत्रित करने का फैसला किया। क्यों? लुमियन हैरान था। ऑरोर ने अपने भाई को इधर उधर भागते हुए देखा और आह भरी। हमने सोचा था कि पादरी एक सामान्य व्यक्ति की तरह प्रतिक्रिया देगा, लेकिन हम यह नहीं भूल सकते कि उसके कुछ अनुयायियों ने पहले ही वरदान स्वीकार कर लिया है। एक तरह से वे भ्रष्ट हो चुके हैं। उस रहस्यमयी महिला के अनुसार वरदान का प्रभाव शरीर और मन पर केंद्रित होता है। इसलिए क्षमताओं में वृद्धि के अलावा व्यक्ति के व्यक्तित्व में भी बदलाव आएगा। कोई व्यक्ति जितने अधिक वरदान ग्रहण करेगा, उतना ही गंभीर परिवर्तन होगा, खासकर यदि वह इसे सहन न कर सके। ठीक है। लुमियन को उस रहस्यमयी महिला के शब्द याद आ गए। उसने चेतावनी दी कि यदि शरीर इतने बड़े वरदान को सहन नहीं कर सका, तो प्राप्तकर्ता या तो एक राक्षस में बदल जाएगा, किसी अज्ञात सत्ता की कठपुतली बन जाएगा, या किसी ऐसे व्यक्ति में परिवर्तित हो जाएगा जो अतीत में जिन चीजों को संजो कर रखता था, उनके प्रति उदासीनता का भाव रखेगा। ऑरोर ने निष्कर्ष निकाला, इस प्रकार शपथ पेरेबेरी और उनके अनुयायी, जिन्हें बहुत पहले वरदान प्राप्त हुए हैं, पादरी की योजना की अवहेलना कर सकते हैं और अधिक प्रतिशोध की तलाश कर सकते हैं। अगर हम पांचों एक साथ रहें और एक दूसरे का समर्थन करें, तो हम 12वीं रात तक जीवित रहने की अपनी संभावनाओं को प्रभावी ढंग से बेहतर बना सकते हैं। लुमियन ने उसके प्रस्ताव पर विचार किया और सहमति दे दी, लेकिन उन्होंने एक रसद संबंधी मुद्दा उठाया। तो वे कहाँ रहते हैं? नीचे वाले लिविंग रूम में। अलग अलग मंजिलों पर रहने से बात नहीं बनेगी। ऑरोर ने अपने भाई की ओर देखा, जो तले हुए आलू की थाली लेकर पास आ रहा था। तुम मेरे कमरे में आ जाओ, और हम तीनों विदेशियों को तुम्हारा शयन कक्ष और ऊपर का अध्ययन कक्ष इस्तेमाल करने देंगे। वे आपस में कमरे बांट लेंगे। लुमियन को ऐसी व्यवस्था की उम्मीद नहीं थी। क्या मैं तुम्हारे साथ बिस्तर साझा करूंगी? ऑरोर अपनी हंसी नहीं रोक पाई। कोई बड़ी बात नहीं। मजबूत और आत्मनिर्भर महिलाएं छोटी मोटी बातों पर परेशान नहीं होती। लुमियन अपनी बहन की आखिरी बात समझ नहीं पाया। ऑरोर हंसते हुए बोली, मेरा मतलब यह है कि हमारी मौजूदा स्थिति को देखते हुए हमें तुच्छ बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या तुम रयान और वैलेंटाइन के साथ बिस्तर साझा करना चाहते हो, या मुझे ली के साथ सोना चाहिए? सच है, मैं उन पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता। लुमियन ने सिर हिलाया। तीनों आधिकारिक जांचकर्ताओं ने भाई बहन का सहयोग केवल इसलिए किया क्योंकि वे एक दुष्चक्र में फंसे हुए थे। कौन जानता था कि क्या वे आपस में सोते समय चुपके से स्थिति को अपने हिसाब से बदल रहे थे, और दुष्चक्र समाप्त होते ही उन दो जंगली बियॉन्डर्स को पकड़ने की योजना बना रहे थे। और खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, अगर उन्हें हमारी चिंता होती है और वे एक ही कमरे में सोने का फैसला करते हैं, तो तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो। एक ही कमरे में रहना बेहतर है। लुमियन को लगा कि दीवारें ज्यादा सुरक्षा प्रदान नहीं करती। ऑरोर ने इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना ही जोड़ा, मुझे कल हमारे खाने पीने का सामान फिर से भरने के लिए याद दिला देना। उपवास के बाद गांव वाले अजनबी हो जाएंगे। हमें शायद इस जगह की रक्षा करनी पड़े या पास के किसी ऊंचे पहाड़ी चरागाह में छिपना पड़े। फिर उसने अपने भाई से रात का खाना खाने का आग्रह किया। सूर्यास्त से पहले लुमियन अर्ध भूमिगत 2 मंजिला इमारत से बाहर निकला और रयान और अन्य लोगों को अपने घर में रहने के लिए आमंत्रित करने के लिए तैयार था। ओल्ड टैवन को देखते ही लुमियन ने कुछ परिचित चेहरों को देखा। पोन्स बैनेट अपने 3 गुंडों के साथ गांव की मुख्य सड़क पर टहल रहा था। लगभग तुरंत ही काले बालों और नीली आंखों वाले तगड़े शरीर वाले खलनायक ने लुमियन को देख लिया। वह अपने पैरों को कसकर पकड़ने से खुद को रोक नहीं सका, मानो उसे किसी असहनीय पीड़ा की याद आ रही हो। लुमियन पर नजर रखते हुए पोन्स बैनेट एक दुविधा में फंस गया। वह बदला लेने के लिए बेताब था, लेकिन उसे डर था कि इतिहास खुद को दोहराएगा और उसे और उसके आदमियों को बुरी तरह पीटा जाएगा। जैसे ही पोन्स बैनेट हिचकिचाया, लुमियन ने एक शानदार मुस्कान बिखेरी। अरे, क्या यह मेरा विद्रोही बेटा नहीं है? वह रेमोंड को डुबोने वाले खलनायक और उसके 3 गुंडों की ओर बढ़ा और उन्हें बुरी तरह पीटने के लिए तैयार था। पोन्स बैनेट ने ये देखा और जरा भी संकोच नहीं किया। उसने अपनी आंखों से अपने बगल में खड़े तीनों क्रूर लोगों को इशारा किया और उन्हें हमला करने का आदेश दिया। तीनों गुंडे तुरंत लुमियन की ओर दौड़े और छोटी लाठियां, लोहे की छड़ें और अन्य हथियार निकाल लिए। लुमियन की गति भी बढ़ गई। जैसे ही वह तीनों बदमाशों से टकराने वाला था,
उसने अचानक दुश्मनों में से एक पर छलांग लगा दी। इस अपरंपरागत कदम के कारण तीनों बदमाशों के हमले विफल हो गए। ल्यूमियन ने लक्ष्य का कंधा पकड़ा और कलाबाजी मारी। उसकी पीठ स्प्रिंग की तरह लचीली प्रतीत होती थी, जिससे उसे दुश्मन को पकड़ने और लुढ़कने के लिए पर्याप्त बल जुटाने में मदद मिलती थी। एक फुर्तीली और अतिरंजित छलांग लगाते हुए ल्यूमियन ने दुश्मन को उछाला और उसे जमीन पर पटक दिया। धमाका! बदमाश की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसका पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था और वह एक पल के लिए भी उठ नहीं सका। डॉट 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 उसी क्षण ल्यूमियन अन्य दो लोगों के पीछे पोन्स बेनेट से केवल 7 या 8 कदम की दूरी पर उतरा। वह थोड़ा झुककर उस खलनायक पर झपटा। पोन्स बेनेट ने घबराकर चकमा देते हुए चिल्लाकर कहा, जल्दी जल्दी, उसे रोको। बाकी बचे दो गुंडे झट से मुड़े और ल्यूमियन का पीछा करने लगे। पोन्स बेनेट ने खुद को संभाला और निडरता से उस बदमाश पर हमला कर दिया, ताकि उसे घेरने से पहले उसे कुछ देर के लिए रोक सके। जैसे ही दोनों गुंडे ल्यूमियन को पकड़ने ही वाले थे, जो जानबूझकर पूरी गति से नहीं दौड़ा था, अचानक रुक गया और उकड़ू बैठ गया। तेज आवाजों के बीच दोनों बदमाश न केवल अपने लक्ष्य की पीठ पर वार करने में विफल रहे, बल्कि समय पर रुकने में असमर्थ होने के कारण उन्होंने अपना संतुलन खो दिया और पोन्स बेनेट से टकरा गए। ल्यूमियन बाघ की तरह झपटा और दोनों बदमाशों की गर्दन पकड़ ली। उसने उनके शरीर को उठाया और उनके सिर आपस में टकरा दिए। टकराना! दोनों बदमाशों के माथे तुरंत सूज गए और वे मौके पर ही बेहोश हो गए। इसके तुरंत बाद ल्यूमियन ने बोझ को दूर फेंक दिया और अपने पैरों से ताकत लगाई। उसने अपने शरीर को मोड़ा और पोन्स के पीछे सरक गया, जो अभी अभी उठा था। उसने दूसरे पक्ष की बाहें पकड़ी और उन्हें पीछे की ओर मोड़ दिया। एक तेज आवाज के साथ पोन्स बेनेट ने बेहद दर्द भरी चीख निकाली। डॉट 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 कैसा लग रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है? ल्यूमियन ने मुस्कुराते हुए पोन्स बेनेट से पूछा और उसे उठाकर गांव से बाहर निकल गया। कुछ ही देर में वह नदी के किनारे पहुंचा। पोन्स बेनेट के सिर के पिछले हिस्से को पकड़ा और उसे पानी के अंदर धकेल दिया। जैसे ही बुलबुले सतह पर उभरे, ल्यूमियन ने पोन्स बेनेट का सिर उठाया, उसका चेहरा घुमाया और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या दूसरों को तंग करने में मजा आता है? पोन्स बेनेट का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और वह बेहद पीड़ा में लग रहा था। उसके नाक से बलगम और लार बह रही थी, जिसके कारण उसके लिए जवाब देना असंभव था। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? ल्यूमियन की आवाज अचानक तेज हो गई। उसने खलनायक का सिर पकड़ा और उसका माथा पानी में पटक दिया, जिससे वह पत्थरों पर जा टकराया। पानी से चमकीला लाल रंग का तरल पदार्थ रिस रहा था। पोन्स बेनेट अपने पैरों से व्यर्थ ही छटपटा रहा था। वह अपना सिर उठाने में असमर्थ था। गटक गटक जैसे जैसे समय बीतता गया, उसका संघर्ष कमजोर होता गया। तभी ल्यूमियन ने उसे ऊपर उठाया। उसने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया और पोन्स के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या दूसरों को धमकाने में आपको अच्छा लगता है? पोन्स की आंखों में घोर भय छा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या प्रतिक्रिया दे। तभी एक आकृति नदी किनारे की ओर धीरे धीरे चलती हुई आई। वह नकाबपोश चरवाहा पियरे बेरी था। उसने दयनीय पोन्स की ओर एक नजर डाली और धीरे से ल्यूमियन से कहा, हम सब एक ही गांव के हैं। बस करो, क्या तुम उसे मारना चाहते हो? ल्यूमियन ने तुरंत पोन्स का सिर छोड़ दिया और खड़ा हो गया। उसने पियरे बेरी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। ध्यान रखना कि यह बदमाश फिर कभी दूसरों को परेशान न करे। पियरे की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना ल्यूमियन चरवाहे के पास से गुजरते हुए गांव में चला गया। अल्पविराम ओल्ड टावन की दूसरी मंजिल पर रयान के कमरे में ल्यूमियन ने अपनी बहन के विचारों को 3 आधिकारिक जांचकर्ताओं तक पहुंचाया। रायन ने ली और वैलेंटाइन से नजरें मिलाईं और सिर हिलाया। वाह, बढ़िया सोच। ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा फैल जाने से हम आसान निशाना बन जाते हैं। अब हम आपके घर में घुस सकते हैं। जब वे अपना सामान लेकर ल्यूमियन और औरोर के घर की ओर जा रहे थे, तो लीह ने अपनी मधुर आवाज के बीच ल्यूमियन से पूछा, तो मकबरे के लिए क्या योजना है? योजना क्या है? ल्यूमियन ने चिढ़कर कहा, तुम्हें लगता है कि हम यूं ही वहां घुस जाएंगे? लिया ने राहत भरी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा है, तुम अब भी सावधानी बरत रहे हो। रायन ने बीच में कहा, हमारा मतलब यह है कि अगर उस मकबरे में जो कुछ भी है, वह वाकई चक्र की कुंजी की ओर ले जाता है, तो वह 12वीं रात के अनुष्ठान के दौरान प्रकट होगा।
और अगर इसका चक्र के स्रोत से कोई लेना देना नहीं है, तो अंदर जाने का जोखिम क्यों उठाएं? संक्षेप में, लुमियन ने बात समझते हुए कहा, हम बस 12वीं रात का धैर्यपूर्वक इंतजार करते हैं। 88 EQ। लुमियन की पुष्टि पर रयान ने सिर हिलाया। आप इसे उस तरह से समझ सकते हैं, लेकिन अगर जांच करने लायक कोई अन्य असामान्यताएं हैं, तो हम उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है। लुमियन के मन में भी यही विचार आया। उसने तो उपवास के दौरान भाग लेने की योजना भी नहीं बनाई थी। कहीं ऐसा न हो कि उत्सव में होने वाले प्रदर्शन को देखकर वह हमला करने से खुद को रोक न पाए। वे चारों तेजी से लुमियन के निवास पर पहुंचे, जहां और उन्हें दूसरी मंजिल पर ले गई। अब शुद्ध सफेद सूती पोशाक पहने हुए, जो उनके सरल स्वभाव को और भी निखार रही थी, और ने लुमियन के बेडरूम और स्टडी रूम की ओर इशारा करते हुए तीनों आधिकारिक जांचकर्ताओं को एक विकल्प दिया। आप दोनों में से कोई भी कमरा चुन सकते हैं। रायन ने लिया की ओर देखा, मानो उसकी राय जानना चाहता हो। कुछ पल सोचने के बाद लिया ने अपना दाहिना हाथ उठाया, मुस्कुराते हुए अध्ययन कक्ष की ओर इशारा किया और कहा, वह रिक्लाइनर कुर्सी बहुत अच्छी लग रही है, मैं वहां सो सकती हूँ। रयान, वैलेंटाइन के साथ उस कमरे में सो जाओ। जबकि और के मन में भी यही सवाल था, ल्यूमियन ने पूछा, क्या आप हम पर इतना भरोसा करते हैं? उसने अनुमान लगाया कि तीनों विदेशी अलग होने की स्थिति में हमले के डर से एक ही कमरे में फर्श पर सोना पसंद करेंगे। लिया मुस्कुराए और लुमियन के आधे उपहासपूर्ण, आधे संशयपूर्ण प्रश्न का उत्तर देते हुए बोली, मेरी भविष्यवाणी कहती है कि आप दोनों पर भरोसा किया जा सकता है। बोलते बोलते वह अध्ययन कक्ष में चली गई। खनकती आवाजों के बीच वह संतुष्ट भाव से रिक्लाइनर कुर्सी पर लेट गई। और को लिया दिलचस्प और मिलनसार लगी। उसने मुस्कुराते हुए सलाह दी, एक दोस्त ने मुझसे कहा था कि आप भविष्यवाणियों पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन अंधाधुंध नहीं। भविष्यवाणियां सर्वशक्तिमान नहीं हैं। मेरे गुरु ने भी कुछ ऐसा ही कहा था, लेकिन हम सब एक ही स्थिति में हैं। अगर मुझे इस पर भरोसा नहीं है, तो हम और क्या कर सकते हैं? लिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और आराम कुर्सी में सिमट गई। और को अपनी पसंदीदा सीट छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं थी। उसने एक कुर्सी खींची और बैठ गई। उनका अध्ययन कक्ष एक छोटे से बैठक कक्ष के रूप में भी काम करता था। कभी कभी यहाँ दोपहर की चाय पार्टियां आयोजित की जाती थी, इसलिए पर्याप्त जगह और कुर्सियां थीं। रेयान ने गलियारे का संक्षिप्त जायजा लिया और फिर अध्ययन कक्ष में लौट आया। उसने और लुमियन से कहा, मेरे पास कुछ सुझाव हैं, कृपया आगे बढ़ें। और ने विनम्रतापूर्वक ध्यानपूर्वक बैठने की मुद्रा अपनाई। रायन ने सिर हिलाया और कहा, सबसे पहले, जब आप रात को सोएं, तो कोई भी दरवाजा बंद न करें। सभी को एक ही जगह पर रहने दें। इस तरह, चाहे कोई भी असामान्य घटना कहीं भी घटित हो, हम तुरंत प्रतिक्रिया दे सकते हैं। दूसरा, चूंकि हमने वेदी को नष्ट कर दिया है, इसलिए उपवास से पहले कोई हमसे निपटने की कोशिश कर सकता है। आज रात से सभी बारी बारी से रात्रि कर्तव्य निभाएंगे। जी हाँ, रात 10 बजे से अगली सुबह 8 बजे तक, प्रत्येक व्यक्ति 2 घंटे। कितना पेशेवर, और ने लगभग खामोशी से बुदबुदाया। लुमियन ने उसकी ओर देखा, मानो पूछ रही हो कि उसने इस बारे में क्यों नहीं सोचा। और ने अपने हाथों को थोड़ा फैलाया, जो टीम संचालन में उसके अनुभव की कमी का संकेत था। फिर उसने रयान और वैलेंटाइन की ओर मुड़कर आत्मविश्वास से कहा, लुमियन रात 10 बजे से आधी रात तक का समय संभालेगा। लिया और बाकी लोगों को इस व्यवस्था पर कोई आपत्ति नहीं थी। उनके नजरिए से यह बात तर्कसंगत थी। उपस्थित पांचों में से लुमियन का सीक्वेंस सबसे कम था और अनुभव भी सबसे कम था। रात की ड्यूटी में उससे सबसे ज्यादा गलतियां होने की संभावना थी, लेकिन रात 10 बजे से आधी रात तक बाकी लोग उसकी जगह काम करने के लिए जागते रहते थे। लुमियन जानता था कि उसकी बहन के इरादे इससे कहीं अधिक व्यापक थे। उसे सो जाने के बाद बिना किसी बाधा के स्वप्न के खंडहरों का अन्वेषण करना था। पहला शेड्यूल तय करने के बाद वैलेंटाइन ने स्वेच्छा से कहा, मुझे जल्दी सोने और जल्दी उठने की आदत है। मैं सुबह 6 बजे से 8 बजे तक का स्लॉट ले लूंगा। क्या तुम सूर्योदय का स्वागत करने के लिए जल्दी उठते हो? लुमियन ने सहज भाव से चिढ़ाते हुए कहा। वैलेंटाइन की निगाहें उस पर नर्म पड़ गईं। हाँ, मैं उगते सूरज का अभिवादन करना चाहता हूँ और प्रकाश की प्रशंसा करना चाहता हूँ। उनकी आंखें मानो कह रही थी, जैसा कि उम्मीद थी, मुझे केवल शाश्वत प्रज्वलित सूर्य का एक सच्चा अनुयायी ही समझ सकता है। अरे, मैं तो तुम्हारा मजाक उड़ा रहा हूँ, भाई।
वैलेंटाइन से लुमियन को थोड़ी हार का एहसास हुआ। इटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च में भाई शब्द का प्रयोग विश्वासियों के बीच किया जाता था। इसके अंतर्गत आने वाले दो प्रमुख संगठन ऑर्डर ऑफ प्रीचर्स और ब्रदरहुड माइनर इस शब्द का प्रयोग करते थे। मुझे आधी रात को नींद से जागने की आदत नहीं है, लिया ने कहा। मैं आधी रात से 2 बजे तक का समय ले लूंगी। औरोर ने सिर हिलाया। मुझे देर से उठना पसंद है। मैं रात के 2 बजे से 4 बजे तक जाग सकता हूँ। और कल मुझे नाश्ते के लिए मत जगाना। मैं दोपहर करीब 12 बजे उठूंगा। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। रयान ने सबसे बुरे दौर को संतुष्टि के साथ स्वीकार किया। वह अध्ययन कक्ष में भी दाखिल हुआ और बैठने के लिए एक कुर्सी ढूंढ ली। बातचीत सहजता से आगे बढ़ती रही और हालांकि कम ही बाहर निकलती थी। खगोल विज्ञान से लेकर भूगोल तक के विषयों में ज्ञान का भंडार थी। ट्राय और बैकलैंड जैसे महानगरों में चल रहे नवीनतम रुझानों, घोटालों और अलौकिक घटनाओं की उसे गहरी जानकारी थी। इसी वजह से ली, रयान और बाकी सभी लोग मन ही मन उससे प्रभावित थे। प्रसिद्ध लेखिका और ली से यही उम्मीद थी, ली ने खुशी से कहा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप किसी भी विषय पर इतनी कुशलता से लिख सकती हैं। और ने सच्ची जिज्ञासा से पूछा, क्या आपने मेरे उपन्यास पढ़े हैं? लिया की आंखें चमक उठी और उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं बचपन से ही आपका पहला उपन्यास पढ़ रही हूँ। वैसे मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। जब वह कागज और फाउंटेन पेन ढूंढ रही थी तो उसके घूंघट और बूटों पर लगी चांदी की घंटियां बज उठी। क्या ये सीलबंद कलाकृतियां हैं? ल्यूमियन को लिया के 4 घंटियों के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए सुनकर और पूछने से खुद को रोक नहीं पाई। लिया ने पोस्ट इट नोट्स का एक बंडल और एक फाउंटेन पेन निकालते हुए सहजता से जवाब दिया, हाँ, ये मुझे पहले से ही चेतावनी दे सकते हैं और मेरी भविष्यवाणी करने की क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसका नुकसान यह है कि ये काफी शोर करते हैं और पूरी तरह से गुप्त नहीं है। साथ ही पहनने वाले को फैशनेबल कपड़े पहनने होंगे और ड्रेस पहनना अनिवार्य है। यह अच्छा दिखना चाहिए, वरना यह न केवल बेकार होगा बल्कि भ्रामक या खतरनाक भी हो सकता है। और खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैं तय नहीं कर पा रही हूँ कि ये घंटियां असल में किसी पुरुष की थी या किसी महिला की। ल्यूमियन सहमत हो गया। अगर ये किसी महिला के थे तो ये उसके घमंड का अवशेष था। अगर किसी पुरुष के थे तो वह निस्संदेह एक विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति था। लिया ने हल्की सी मुस्कान दी। इसमें कुछ गोपनीयता शामिल है, इसलिए मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। वह खड़ी हो गई और उसने और को एक पोस्ट इट नोट और फाउंटेन पेन पकड़ा दिया। और ने हस्ताक्षर किए और पूछा, मेरी किस शैली के उपन्यास आपको सबसे ज्यादा पसंद हैं? उद्धरण चिन्ह। मैंने वह किताब बहुत जल्दी लिख दी थी, और ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ स्वीकार किया। मैं युवा थी और मेरी लेखन क्षमता अपरिष्कृत थी। मुझमें अनुभव की कमी थी। कई दृश्य बनावटी लगते थे और अधिकांश संवाद अत्यधिक भावुक और अवास्तविक थे। लुमियन ने बीच में कहा, लेकिन यही ईमानदार और मौलिक है। अपनी बहन का उपन्यास पढ़कर उन्हें पता चला कि यह एक दंपत्ति के जीवन मृत्यु के भेद पर आधारित है, जिसमें रोमांच, गलतफहमियां और असाध्य बीमारी का ताना बाना बुना गया है। यह इंटिस साहित्यिक जगत में एक अभूतपूर्व रचना थी। स्वाभाविक रूप से इसने रूढ़िवादी लेखकों और आलोचकों की आलोचना को जन्म दिया। उन्होंने और के आत्म मूल्यांकन का समर्थन किया और दावा किया कि यह साहित्य की श्रेणी में नहीं आ सकता, इसे महज एक साधारण उपन्यास करार दिया। बिल्कुल सही, लिया ने कागज और कलम उठाते हुए सहमति जताई। उसने और की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, सुश्री और क्या आप ब्यूरो 8 में हमारी मुखबिर बनने पर विचार करेगी? और की हैरानी देखकर उसने आगे कहा, जंगली बियॉन्डर्स को निशाना बनाने का हमारा प्राथमिक उद्देश्य यह है कि वे अप्रत्याशित होते हैं और किसी भी क्षण अपना नियंत्रण खो सकते हैं या आपदा ला सकते हैं। अन्यथा वे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपनी बियॉन्डर शक्तियों का उपयोग हर तरह के दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से गांव में मैंने आप दोनों को ध्यान से देखा है और पुष्टि की है कि आप अनुशासित बियॉन्डर्स हैं। कौडू पहुंचने से पहले हमने जो जानकारी जुटाई थी उससे पता चलता है कि आपने सतह पर कोई कुकर्म नहीं किया है। ये हमारे भर्ती मानकों को पूरा करता है। इसके अलावा एक बार जब आप हमारे मुखबिर बन जाते हैं तो आपको आधिकारिक बियॉन्डर्स द्वारा निशाना बनाए जाने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। और को ये प्रस्ताव आकर्षक लगा।
उसने लुमियन की ओर देखा और हल्के से सिर हिलाया। मैं इस बारे में सोचूंगा। चक्र पूरा होने पर मैं आपको अपना जवाब दूंगा। डॉट डॉट डॉट। लुमियन तुरंत समझ गया कि उसकी बहन ने उसकी ओर क्यों देखा था। मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन क्या तुम्हारे जैसा भ्रष्ट व्यक्ति परीक्षा में फेल हो जाएगा? थोड़ी देर बातचीत करने के बाद भाई बहन ने लिया और बाकी लोगों को अलविदा कहा और औरोर के कमरे की ओर वापस चले गए। औरोर बिस्तर के किनारे पर बैठी और दरवाजे की ओर देखा। उसने अपनी आवाज धीमी करते हुए बुदबुदाया, लिया सामाजिक रूप से बहुत कुशल है। तुम्हारा क्या मतलब है? लुमियन को ये भी महसूस हुआ कि लिया ने अध्ययन कक्ष में सौहार्दपूर्ण माहौल बना दिया था। और मुस्कुराए और बोली, उसने पहल करके मेरे उपन्यास का जिक्र किया और मुझसे मेल जोल बढ़ाने के लिए मेरा ऑटोग्राफ मांगा, ताकि वह मुझे अपनी टीम में शामिल करने का प्रस्ताव रख सके। भर्ती का मकसद हमारे बीच मौजूद अविश्वास और बाधाओं को दूर करना था, जिससे अगले कुछ दिनों में टीम वर्क आसान हो सके। पूरी प्रक्रिया स्वाभाविक लग रही थी, न तो अरुचिकर और न ही संशयपूर्ण। यह उच्च बुद्धि का संकेत है। आपको उसका अनुसरण करना चाहिए। ल्यूमियन को वह चैट याद थी और उसने आत्मनिंदा करते हुए कहा, अगर मैं होता तो शायद अब तक मुझे निकाल दिया गया होता। हंसते हुए और पीछे झुक गई और बोली, कम से कम तुम खुद को तो जानती हो। उसने अपने सुनहरे बालों को सहलाते हुए कहा, मैं थोड़ी देर झपकी ले लूंगी। मेरी आंखें अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई हैं, इसलिए मुझे और आराम की जरूरत है। मुझे 10 बजे जगा देना और मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। ये तुम्हारी पहली रात्रि शिफ्ट है, इसलिए सावधानी बरतना ही बेहतर है। लुमियन ने कोई आपत्ति नहीं जताई और तुरंत सहमत हो गया। उसने अपनी बहन को बिना किसी झिझक के बिस्तर पर लेटते, कंबल ओढ़ते और आंखें बंद करते हुए देखा। कमरा पल भर में सन्नाटे में डूब गया। ल्यूमियन ने चुपचाप बिजली का लैंप बंद कर दिया और पर्दे खींच दिए। फिर वह मेज के पास वाली कुर्सी पर बैठ गया और चुपचाप अपनी बहन को लालिमा लिए चांदनी में शांति से सोते हुए देखता रहा। धीरे धीरे उसका मन शांत हो गया। नवासी कुछ नहीं हुआ। बाहर हवा सरसरा रही थी, लगभग खामोश। लुमियन ने इस शांत वातावरण में अपने विचारों को भटकने दिया और उसके मन में सहज प्रश्न उठने लगे। गलियारे में अभी भी रोशनी है। लिया जरूर जाग रही होगी और की किताबों का संग्रह पढ़ रही होगी। मेरे बेडरूम में घना अंधेरा छाया हुआ है। वैलेंटाइन को बिस्तर पर आराम करना चाहिए था। मुझे आश्चर्य है कि रयान क्या कर रहा होगा। हाँ, वे अपनी पहली यात्रा में शराब तो लाए ही नहीं। उन्हें दारियज के रीति रिवाजों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अगर हालात सुधरते हैं तो ग्रांडे सोआ बयूरो 8 के लिए मुखबिर बन सकती हैं। समय आने पर अगर वह ट्राया जाती है तो उन्हें किसी भी जांच की चिंता नहीं होगी। जहां तक मेरी बात है, मुझे मुखबिर बनने के लिए किसी विशेष परीक्षा से गुजरने की जरूरत नहीं है ना? अब हमारे पास इस पूरे मामले का एक पूरा सिद्धांत है। बस एक ही बात जिसके बारे में हम निश्चित नहीं हो सकते, वह है मकबरे में मौजूद उल्लू और मृत जादूगर की भूमिका। यदि उन्होंने पादरी और उसके साथियों पर जादू कर दिया था, जिससे 12वीं रात के अनुष्ठान के माध्यम से किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए असामान्य स्थिति उत्पन्न हुई, तो उन्होंने स्वप्न खंडहरों की खोज में मेरी प्रगति की निगरानी करने के अलावा और कुछ क्यों नहीं किया? क्या ऐसा हो सकता है कि मैडम पॉलिस की तरह वे भी किसी खास समय या 12वीं रात की रस्म का इंतजार कर रहे हों, ताकि रुके हुए हिस्से को पूरा कर सकें? क्या इसीलिए वे लूप में कोई बदलाव नहीं चाहते और उसे समय से पहले ही दोबारा शुरू करना चाहते हैं? उनके कार्यों से यह साबित होता है कि इस चक्र की कुंजी मेरे पास ही है। इसीलिए वे बार बार यह जानने की कोशिश करते हैं कि मैंने स्वप्न के खंडहरों का कितना अन्वेषण किया है। अगर मैं 12वीं रात आने से पहले सपने का रहस्य उजागर कर दूं और भ्रष्टाचार को पुनर्चक्रित करने में महारत हासिल कर लूं, तो क्या वे समय से पहले चक्र के फिर से शुरू होने की संभावना को नजरअंदाज कर देंगे और मुझे हिरासत में लेने के लिए मुझ पर हमला करेंगे? जी हाँ, इस बात की पूरी संभावना है कि उन्हें अभी भी अपनी यादें बरकरार हैं। जैसे ही उसके दिमाग में तरह तरह के विचार उमड़ रहे थे, लुमियन को अचानक हल्की सी हलचल सुनाई दी। ये भीड़ की मिमियाहट थी, मानो दूर से आ रही हो। ल्यूमियन को तुरंत भीड़ बन चुके उन 3 लोगों और चरवाहे पियरे बेरी की याद आ गई। कहीं वो सचमुच आधी रात को हम पर हमला तो नहीं करना चाहता? लुमियन खड़ा हो गया और ध्यान से सुनने लगा। खिड़की के बाहर केवल पत्तों और शाखाओं से होकर गुजरती हवा की आवाज सुनाई दे रही थी।
भीड़ की कोई आवाज नहीं थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि लुमियन अपने विचारों में इतना मग्न था कि उसे मतिभ्रम हो रहा था। लेकिन उन्हें ऐसा नहीं लगा क्योंकि उन्हें अपनी बाईं छाती में हल्की गर्मी महसूस हो रही थी। काले कांटे का चिन्ह एक बार फिर प्रकट हो गया प्रतीत हुआ। इसका मतलब ये था कि एक अदृश्य शक्ति, जो गुप्त अस्तित्व से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी, ने चुपचाप कमरे में प्रवेश कर लिया था। ल्यूमियन के पास सोचने का समय नहीं था। वह बिस्तर की ओर भागा और औरोर को झकझोरा। जागो, जागो, उसने धीमी आवाज में चिल्लाया। उसे सहज रूप से चिंता होने लगी कि लिया, रयान और वैलेंटाइन को उसके साथ कुछ गड़बड़ महसूस हो जाएगी। औरोर ने अपनी आंखें खोली। उसकी हल्की नीली आंखें स्पष्ट रूप से अचंभित थीं। कितने बजे हैं? उसने कमजोर आवाज में पूछा। जाहिर है, वह अभी पूरी तरह से जाग नहीं पाई थी। एक स्थिति है, लुमियन ने दृढ़ता से कहा और फिर आगे बोला, 9:30 बज रहे हैं। वे गांव के उन गिने चुने परिवारों में से एक थे जिनके पास दीवार घड़ियां थीं। औरोर की आंखें अचानक खुल गईं। वह एकदम सीधी बैठ गई, अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी कनपटी को सहलाने लगी। उसके पास ये सोचने का समय नहीं था कि वह क्या देख सकती है जो उसे नहीं देखना चाहिए। अगर वह जल्द से जल्द उस असामान्यता का पता लगाकर समस्या की पुष्टि नहीं कर पाई, तो शायद उसे दोबारा कुछ भी देखने की चिंता न करनी पड़े। मरे हुए लोगों को आंखों की जरूरत नहीं होती। औरों ने कमरे का जायजा लिया। उसकी निगाहें गहरी होती गईं, मानो वे अजीब, अवर्णनीय रोशनी और छायाओं को प्रतिबिंबित कर रही हों। लुमियन ने दूर से सुनाई देने वाली भीड़ की मिमियाहट और अपनी छाती पर बने काले कांटे के चिन्ह में उत्पन्न हुई गर्मी के बारे में अपनी बहन को बताने का मौका लपक लिया। औरों ने भौहें चढ़ा लीं। लेकिन मुझे तो कुछ भी पता नहीं चला। मेरे सीने में जलन अभी भी बनी हुई है, लुमियन ने गरजते हुए कहा। उसे अकथनीय भय का अनुभव हुआ। उसके चारों ओर का अंधेरा सरल नहीं था। एक अवर्णनीय खतरा मंडरा रहा था। औरों ने कमरे के हर कोने का बारीकी से निरीक्षण किया, अज्ञात को खोजने की कोशिश में। चुपचाप, लुमियन को ठंडे पसीने आने लगे, जो उसकी बाईं छाती में हो रही भीषण गर्मी के बिल्कुल विपरीत था। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर कहा, क्यों न रयान और बाकी लोगों को बता दें। शायद उन्हें कुछ पता चल जाए। औरों ने कुछ देर सोचा, फिर सिर हिलाया। आसन खतरे की अपनी आशंका को बहाने के रूप में इस्तेमाल करें। ठीक है, लुमियन ने अपना मुंह खोला, बाहर चिल्लाने ही वाला था कि अचानक रुक गया। यह क्या है? औरों ने घबराकर पूछा। लुमियन ने कहा, मेरे सीने की गर्मी तेजी से कम हो रही है। इसका अर्थ है कि काले कांटे का प्रतीक तेजी से लुप्त हो रहा था। हमारे कमरे में मंडराने वाला खतरा टल गया। औरों ने सोचा, क्योंकि हमने तैयारी कर रखी थी, इसलिए उसका कोई असर नहीं हुआ। शायद। लुमियन गलियारे की ओर मुड़ा और चिल्लाया, कुछ गड़बड़ है। रयान पलक झपकते ही दरवाजे पर दिखाई दिया। उसके पीछे ली और फिर वेलेंटाइन आया, जो नींद से एकदम चौंककर उठा हुआ लग रहा था। पूछे जाने का इंतजार किए बिना, लुमियन ने अपनी छाती में हो रही जलन के बजाय खतरे की अपनी अनुभूति का इस्तेमाल करते हुए जो कुछ हुआ था उसका ब्यौरा दिया। रायन ने ध्यान से सुना। उसे इस बात पर कोई संदेह नहीं था कि यह लुमियन का मतिभ्रम था। उसने आह भरी। रात की पहरेदारी में बारी बारी से जिम्मेदारी लेना वाकई उपयोगी है। ज्यादातर तो ये बोरियत की वजह से होता है, लेकिन अगर इससे सबकी जान बच जाती है, तो ये लगभग जीवन और मृत्यु का मामला है। जैसे ही वह बोला, उसने अपने चारों ओर शुद्ध सूर्योदय की चमक उत्पन्न कर दी, जो दूसरी मंजिल के हर कमरे में फैल गई। हालांकि वह उस भयावह शक्ति को नहीं ढूंढ सका, लेकिन कम से कम वह पर्यावरण को पवित्र तो कर सकता था। डॉट 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 लिया कुछ बुदबुदाते हुए इधर उधर टहल रही थी। उसके घूंघट और बूटों की खड़खड़ाहट अशुभ सी सुनाई दी, फिर अचानक ही सन्नाटा छा गया। अंत में, उसने औरोर और लुमियन से कहा, अभी हालात बहुत नाजुक थे। इसके अलावा, जो भी था, वह मेरे सीलबंद आर्टिफैक्ट को चेतावनी देने से रोक सकता था। मुझे डर है कि ये बेवकूफ घंटियां तभी बजेंगी जब वह चीज सचमुच किसी को निशाना बनाना शुरू करेगी। लेकिन अब, वह जा चुकी है। अच्छा, ये तो राहत की बात है। औरोर ने राहत की सांस ली। शायद यह एक अकेला जीव नहीं था। लुमियन ने राहत की सांस ली और मुस्कुराया। एक से अधिक भी हो सकते थे। रायन और बाकी लोग चुप थे। ये तो और भी बुरा है, औरोर ने लुमियन पर भड़कते हुए कहा और जांचकर्ताओं से कहा, अब जब अलार्म बंद हो गया है, तो चलिए अपने कार्यक्रम पर वापस लौटते हैं।
उसने यह नहीं बताया कि उन पर हमला करने के लिए कौन चुपके से अंदर घुसा होगा। कई संभावनाएं थीं। शपथ पियरे बेरी, मकबरे में मिला अज्ञात शव, या संदिग्ध पादरी। ठोस सबूतों के बिना अटकलें लगाना केवल समय की बर्बादी होगी। बेहतर होगा कि दिन निकलने तक इंतजार किया जाए। फिलहाल उन्हें बस इतना याद रखना था कि रात का समय वास्तव में खतरनाक होता है। कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने की फिराक में था, इसलिए उन्हें हर समय सतर्क रहना होगा। जब ली और बाकी लोग अपने कमरों में चले गए, तो लुमियन ने दीवार पर लगी घड़ी पर नजर डाली और औरोर से पूछा, थोड़ी देर और सोना चाहती हो? बिल्कुल नहीं, इतनी देर से उठना और सोना बहुत बुरा लगता है। औरोर ने अपने हाथ ऊपर की ओर फैलाए। उफ, आपात स्थिति से निपटने के लिए मैंने ये ड्रेस ली है जिसमें मंत्रों के घटक और काम की चीजें रखने के लिए जेबें हैं। मुझे करवट बदलने की भी हिम्मत नहीं हुई। डर लग रहा था कहीं खुद को चोट न लग जाए। मैं गहरी नींद सोई। डॉट 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 बोलते बोलते वह बिस्तर से उठी और खिड़की की ओर चल पड़ी। उसने पर्दे हटाए और बाहर झांका। कोडू में सन्नाटा पसरा हुआ था। कई घरों में अभी भी रोशनी जगमगा रही थी। मुझे लगा था कि वह उल्लू हमारा पीछा जरूर करेगा, लेकिन वहां उसका कोई निशान नहीं है। औरोर ने इलाके का जायजा लिया और ल्यूमियन को समझाया, ये हर मधुमेह रोगी को जानना जरूरी है। हजारों मधुमेह रोगी आयुर्वेद की तरफ क्यों मुड़ रहे हैं? वो 14 खास चीजें तभी करेगा जब वो आपसे बेइंतहा प्यार करता होगा। ल्यूमियन ने सिर हिलाया। मेरा भी यही अनुमान था। फिर वह थोड़ा झुककर अपनी बहन को वह सब कुछ फुसफुसाकर बताने लगा जो उसने पता लगाया था। बुरा नहीं, औरोर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम हालातों का विश्लेषण करने में बेहतर होती जा रही हो। मुझे कुछ कहना नहीं है। वह थोड़ी देर रुकी, लेकिन हम मामले को अपने हाथ में नहीं ले सकते। वह मकबरा बहुत खतरनाक है। इस पर उसने कहा, भोर होते ही हम मैडम पुआलिस से मिलने जाएंगे और उन्हें आपका सिद्धांत बताएंगे। उन्हें ये भी बता दे कि जादूगर और उल्लू के इरादे ठीक उसी क्षण इस समय चक्र से उनके निकलने को प्रभावित कर सकते हैं। मैं खुद जाऊंगा, लुमियन ने कहा। वह नहीं चाहता था कि औरोर मैडम पुआलिस के आसपास भी आए, जिसकी उस पर बुरी नजर थी। औरोर ने कोई बहस नहीं की। उसने बस उसे याद दिलाया, अपनी पीठ का ध्यान रखना, उसे नाराज मत करना, वरना। उसने अर्थपूर्ण ढंग से उसके पेट को देखा। औरोर ने आह भरी और कहा, सच तो यह है कि ओल्ड टैवन की वह रहस्यमयी महिला निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली है, लेकिन वह इस टाइम लूप से कोई लेना देना नहीं रखना चाहती। किसी भी हालत में वह उस मकबरे की जांच में हमारी मदद नहीं करेगी। हाँ, लुमियन ने सहमति जताई। फिर उसने कहा, फिर भी मैं कल ओल्ड टैवन में जाकर देखूंगा कि क्या मैं उससे मिल पाता हूँ। क्या पता वो अपना मन बदल ले। ठीक है। औरोर ने कोई आपत्ति नहीं जताई। वे आधी रात तक दबी आवाज में बातें करते रहे। अध्ययन कक्ष में लिया के साथ कुछ देर बिताने के बाद ल्यूमियन औरोर के कमरे में लौट आया। वह अपनी बहन के बगल में लेट गया, उसकी जानी पहचानी खुशबू को महसूस करते हुए नर्म गद्दे पर धंस गया। उसे नींद नहीं आ रही थी। क्या हुआ? औरोर ने उसकी घबराहट को भांपते हुए पूछा। मुझे इसकी आदत नहीं है, लुमियन ने सावधानी से कहा। औरोर ने उपहास उड़ाया। मेरे जाने पहचाने साहसी ल्यूमियन को क्या हुआ? लुमियन ने कोई जवाब नहीं दिया। औरोर ने धीरे से सांस छोड़ी और मुस्कुराई। याद है जब तुमने पहली बार मेरा पीछा करना शुरू किया था? तुम्हें डर था कि मैं भाग जाऊंगी और इसलिए तुम रात को सो नहीं पाती थी। तुम बहुत सतर्क रहती थी। हाँ, मुझे याद है। लुमियन अतीत में खो गया। उस समय तुम मुझे लोरी सुनाती थी और मैं तुम्हारी आवाज में सो जाता था। जैसे ही ये शब्द उसके होठों से निकले, एक जानी पहचानी धुन उसके कानों तक पहुंची। हल्की और सुकून देने वाली इस धुन ने उसके शरीर और मन को शांत कर दिया। बिस्तर से टेक लगाकर और अपने सामने गहरे लाल रंग के अंधेरे में टकटकी लगाए बैठी थी। वह अपने गृहनगर की लोरी गुनगुना रही थी, धीमी और उदास आवाज में। ये वही गाना था जो उनकी माँ औरोर के बचपन में उसे सुलाने के लिए गुनगुनाती थी। सो जाओ, सो जाओ। मधुर धुन में खोया हुआ लुमियन धीरे धीरे शांत हो गया और नींद में डूब गया। अल्पविराम। ल्यूमियन धुंधली सी धूसर धुंध के बीच जाग उठा। उसने कमरे का जायजा लिया और महसूस किया कि वह अपनी बहन के कमरे में नहीं था। वह अभी भी अपने ही कमरे में था। 90 पुनः प्रयास करना। सच में, मैं कहीं भी सो जाऊं, यही जागूंगा। लुमियन बिस्तर से उठा और अपने बगल में लेटे भाग्य के नियंत्रक डक पर एक नजर डाली।
नहीं, पतित मरकरी। वह धुंधली सी कोहरे में खिड़की की ओर बढ़ा। उसने अपने हाथ मेज पर टिकाए और खून के रंग की चोटी पर अपनी निगाहें गड़ा दी। पर्वत की चोटी पर कोहरा घना और स्तरित था, जिसने 3 सिरों और 6 भुजाओं वाले विशालकाय आकृति को पूरी तरह से छिपा दिया था। पिछली बार तो बस एक नजर में ही मेरा नियंत्रण लगभग छिन गया था। भविष्य में अगर मुझे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा तो मुझे सच में नहीं पता कि मैं क्या करूंगी। लुमियन ने निराशा में आह भरी। वह ऐसी भावनाओं में ज्यादा देर तक नहीं डूबा और जल्दी ही उनसे बाहर निकल आया, क्योंकि उसे अभी भी बहुत सारे काम करने थे। ल्यूमियन अपने शयन कक्ष में विक्षिप्त नृत्य करते हुए विकृत आध्यात्मिक स्पंदन उत्सर्जित कर रहा था। प्रकृति की प्रचंड शक्तियों के साथ मिलकर उसने स्वयं को एक अनिश्चित दिशा में प्रसारित किया। कुछ ही देर में उसे पास आती हुई शक्तियों का आभास हुआ और उसने अपनी कांच की खिड़की में मुख छिद्र वाले राक्षस, शॉटगन वाले राक्षस और बिना चमड़ी वाले राक्षस के पारदर्शी रूपों को प्रतिबिंबित होते देखा। लुमियन को कोई जल्दी नहीं थी। अपने नृत्य के बाद उसने एक अनुष्ठानिक चांदी का खंजर निकाला और अपने बाएं हाथ के पिछले हिस्से में वार किया। उसकी आध्यात्मिकता और प्रकृति की शक्तियों द्वारा निर्देशित होकर लाल रंग की एक बूंद तेजी से उभरी और उसकी त्वचा पर एक मोती की तरह जम गई। तीनों जीव अपनी जगह से हिल गए, लेकिन उन्होंने लुमियन के निवास में प्रवेश करने या उससे जुड़ने का साहस नहीं किया। ल्यूमियन घूम गया, अपना बायां हाथ ऊपर उठाया और दहाड़ते हुए बोला, मैं। हेरमेस की प्राचीन भाषा में चिल्लाने से कमरा हल्का सा हिल गया। अपनी रस्मों के अनुसार इस्तेमाल किए जाने वाले खंजर से लुमियन ने खून की बूंद को इकट्ठा किया और उसे मुख छिद्र वाले राक्षस की ओर निशाना बनाया। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, मुझ पर हमला करो। फिर से प्राचीन हेरमेस में एक हल्की सी हवा चली। मुख छिद्र वाले राक्षस का पारदर्शी रूप स्पष्ट रूप से कांप रहा था, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़कर जोर से हिला दिया हो। जैसे ही लुमियन ने यह मानते हुए अपना नृत्य पूरा किया कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मुख छिद्र वाला राक्षस घर में घुस आया और अनुष्ठानिक चांदी के खंजर पर उतरकर खून की बूंद को निगल गया। इसके बाद चांदी के खंजर के माध्यम से लुमियन के शरीर में सुरंग बनाते हुए ये हिंसक रूप से कांपने लगा। लुमियन हौंफने लगा। उसके दिमाग में बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, भूख से बेहाल हूँ, भूख से बेहाल हूँ, जैसे विचार उमड़ रहे थे। वह झट से मुड़ा और अपनी अलमारी पर लगे पूरे आकार के दर्पण में देखने लगा। उसने देखा कि उसका चेहरा पीला और नीले रंग से रंगा हुआ था। उसका मुंह बुरी तरह खुला हुआ था, जो किसी जीवित प्राणी से ज्यादा एक शव जैसा लग रहा था। सफलता। लुमियन ने अपनी परछाई को ऐसे निहारा जैसे वह कोई अजनबी हो, और खुशी से झूम उठा। ये कुछ हद तक अजनबी सा लगा। उसने अपनी तीव्र भूख का प्रतिरोध किया और अपने भीतर व्याप्त मुख छिद्र वाले राक्षस को महसूस करने का प्रयास किया। यह एक अतिरिक्त मस्तिष्क प्राप्त करने जैसा था। इसका अधिकांश भाग भूख, रक्त पिपासा, पागलपन और अन्य प्रवृत्तियों से भरा हुआ था। सहज रूप से उसमें इसकी विशेषताओं का उपयोग करने की प्रवृत्ति थी। ल्यूमियन अपनी इच्छाशक्ति और आध्यात्मिकता का उपयोग करके उन प्रवृत्तियों में से एक को बढ़ा सकता था। यह मुख छिद्र वाले राक्षस के गुणों या क्षमताओं का उपयोग करने के समान था। बिना सोचे समझे लुमियन ने अदृश्यता को चुना। पलक झपकते ही उसका प्रतिबिंब पूरे आकार के दर्पण से गायब हो गया। उसके शरीर से लेकर उसके कपड़ों तक और यहाँ तक कि अनुष्ठानिक चांदी के खंजर तक सब कुछ गायब हो गया था। ल्यूमियन ने कुछ कदम आगे पीछे किए, लेकिन उसे दर्पण या कांच में अपनी कोई भी आकृति दिखाई नहीं दी। बेशक उसके पदचिह्न और गंध तो रह ही गए थे। ल्यूमियन ने और द्वारा दिए गए चांदी के खंजर को मुंह में भर लिया, अपनी बाहें ऊपर उठाईं और हवा में कुछ बार मुक्के मारे। प्रत्येक जोरदार मुक्के के साथ पूरे शरीर को देखने वाला दर्पण तब तक खाली रहा जब तक कि लुमियन ने उसकी सतह पर मुक्का नहीं मारा। जैसे ही उसकी उंगलियों के जोर दर्पण से टकराए, उसकी आकृति स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। उसका चेहरा पीला था, जिसमें नीले रंग की हल्की सी झलक थी, और उसकी आंखें खतरनाक ढंग से चमक रही थीं। अविश्वसनीय। मैं कुछ भी करूं, अदृश्यता बनी रहती है, लेकिन मैं इसे बंद नहीं कर सकता। हालांकि जैसे ही मैं दर्पण पर हमला करता हूं, मेरी अदृश्यता समाप्त हो जाती है। मुझे लगा था कि यह ऑरोर की तरह ऑप्टिकल अदृश्यता है, लेकिन ये रहस्यवाद का परिणाम लगता है। किसी चीज पर हमला करने से उससे एक बंधन बन जाता है, जिससे मैं उसकी दृष्टि से अदृश्य हो जाता हूँ। लुमियन ने अपनी दाहिनी मुट्ठी दर्पण के ऊपर रखी।
अदृश्यता के प्रभावों और सीमाओं की जांच करने के बाद उसे भयंकर भूख लगी। वह तेजी से सीढ़ियों से उतरकर तहखाने में गया और वहां उसे 2 स्टेक मिले। अगर उसमें तर्कशक्ति न होती तो वह काले मांस को खाने में अपने दांत गड़ा देता। लुमियन ने सामग्री को एक तरफ रख दिया और अपने पास जमा किए हुए पनीर को उठा लिया, यह महसूस करते हुए कि उसे बिना आग जलाए स्टेक को मीडियम रेयर। कुछ पनीर के टुकड़े खाने के बाद लुमियन ने आखिरकार अपनी तीव्र भूख को शांत था कि मुख छिद्र वाले राक्षस के कब्जे के दुष्प्रभाव स्वीकार्य थे। अदृश्यता स्वप्न के खंडन और युद्ध करने के लिए एक शक्तिशाली हथियार बन जाएगी। फॉलन मुझे लगा कि उसकी युद्ध क्षमता दोगुनी से भी अधिक हो गई है। कुर्सी खींची और बैठ गया, धैर्यपूर्वक उस आवेश के साथ भी जोर नहीं लगा को आकर्षित कि अपनी आध्यात्मिकता के बल पर अदृश्य हो जाने की स्थितियों में था। खतरे की स्थिति में वह अधिक समय तक टिके रहने के लिए खुद को और अधिक बल दे सकता था, लेकिन इससे नियंत्रण खोने का खतरा था, जिसे यथासंभव टालना ही बेहतर था। मुख छिद्र मेरी हंटर औषधि पूरी तरह से पच जाएगी। अल्पविराम जिस भयंकर राक्षस से हुई थी, वही लुमियन ने अपने बाएं हाथ में वह अचानक होने वाले हमलों के प्रति। उसने तुरंत अपने मन में उमड़ रहे भयंकर और पागलपन भरे विचारों को एक टुकड़ा निकाला और उन्हें अपने मुंह में ठूंसकर चबाते और निगलते हुए खा लिया। यादबोधक चिन्ह, भाग्य तुम्हारे साथ हो। लुमियन अपनी बहन के मजाक से पराजित महसूस कर रहा था। हालांकि उसके सीने में तनाव कम हो गया। इसके बाद औरोर ने कहा, अब बस कुछ घिसे पिटे शब्द ही बचे हैं। सावधान रहो, बहुत सावधान रहो। उसने आह भरी। यह अफसोस की बात है कि वह रहस्यमयी महिला यहाँ नहीं है, अन्यथा मैं इंटीग्रिटी ब्रोच के साथ कुछ सरल पूरक ताबीज तैयार कर सकता था और उन्हें आपके सपने में ला सकता था। ये सच है। लुमियन निराश तो था, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटा था। उसका हार मानने का कोई इरादा नहीं था। अल्पविराम रात 9:50 बजे लुमियन और के बेडरूम से चुपके से बाहर निकला और वॉशरूम की ओर गलियारे में दबे पांव चलने लगा। वह अपनी रात्रि की पहरेदारी शुरू करने से पहले शौच करना चाहता था। चांद की लालिमा में नहाया हुआ शौचालय अंधेरे में डूबा हुआ था। केवल शौचालय ही धुंधला सा दिखाई दे रहा था। लुमियन झुका और उसने अपनी बेल्ट खोली। उसके पीछे दीवार पर बनी परछाई अचानक मरोड़कर एक ऐसे साए में बदल गई जो अपने सिर के ऊपर कुल्हाड़ी लहरा रहा था। 94 हमला। लुमियन की आंखें सिकुड़ गईं। उसका शरीर तनावग्रस्त हो गया क्योंकि उसे अपनी त्वचा के रोमछिद्रों के खुलने का एहसास हुआ। खतरे की एक प्रबल आशंका उस पर हावी हो गई। स्वप्न के खंडहरों में उसे ऐसे अनुभवों की कोई कमी नहीं थी। पल भर में वह रुक गया और एक हड्डीविहीन मांस के थैले की तरह एक तरफ लुढ़क गया। तेज हवा की सीटी की आवाज उसके कानों में गूंज उठी। तभी एक तेज धार वाली कुल्हाड़ी उसके शरीर को छूते हुए हवा को चीरती हुई निकल गई। ल्यूमियन धड़ाम से जमीन पर गिरा और उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन आसपास के अंधेरे से पीली सफेद और घुप काली डरावनी भुजाएं निकली, उसके कपड़े पकड़कर उसके शरीर के चारों ओर लिपट गईं। ठंड और अकड़न का एहसास ल्यूमियन के शरीर में समा गया। बेतहाशा छटपटाते हुए, अपनी जबरदस्त फुर्ती से बंधनों से मुक्त होने की कोशिश करते हुए वह चिल्लाया, मदद करो। 2 क्रूर खुरदुरे हाथों ने उसका मुंह दबा दिया, जिससे उसकी आवाज अचानक बंद हो गई और केवल एक सिसकी ही सुनाई दी। इसी दौरान लुमियन ने दीवार पर एक लंबी मानवाकार आकृति की झलक देखी, जो उसकी ओर कुल्हाड़ी उठा रही थी। क्लैंग, शुद्ध प्रकाश से बनी एक 2-धारी तलवार ने कुल्हाड़ी के वार को रोक दिया। रायन सबसे पहले दौड़कर आया। उसने अपने डॉन आर्मर की परवाह नहीं की और सीधे डॉन की तलवार को बुला लिया। दीवार से